तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो ये एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इस बार जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपका सेकंड चैप्टर है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन को, और साथ में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the study of relation between chemical energy and electrical energy। and interconversion of one form of energy into another form। तो इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जिसमें हमें क्या स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होने वाला है और केमिकल रिएक्शन की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाएगा। एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको मेनली क्या स्टडी करना है कि केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब है केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल्स होंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उससे हम वर्क कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और ये स्पॉन्टेनियस होगा। और इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, कभी कभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब ये रिएक्शन वापस उल्टा डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अगर ऊपर वाला डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी स्पॉन्टेनियस होगा मतलब क्या, अपने आप होगा।
लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगा, यानी जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो अपने आप होगा नहीं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, और हमें केमिकल रिएक्शन से क्या प्राप्त होंगे? केमिकल सब्सटेंस प्राप्त होंगे। तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल एनर्जी कहलाएगा। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दोनों के बीच का रिलेशन को स्टडी करते हैं, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जनरली हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? तो पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल, या एक डेनियल सेल भी है, या वोल्टिक सेल भी है, इसका और नाम है। तो डेनियल सेल एक तरह का टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें 4-5 वीडियो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ही चला जाएगा। 4-5 वीडियो जो होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। जैसे बैटरी, जितने भी मार्केट में हम बैटरी देखते हैं, सब जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ये सारे जितने भी सेल हैं सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें पढ़ेंगे हाफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल का रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। जनरली इस चैप्टर में हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। और लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला पार्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस तो सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? अभी हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, इलेक्ट्रिसिटी दे, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट उल्टा होता है। हम क्या चाहते हैं? केमिकल रिएक्शन करवाना चाहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम कुछ केमिकल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होगा, क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप तो होगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन अपने आप ना हो, अपने आप नहीं होगा। तो जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा तो हमको ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी देना होगा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाने के लिए। तो जिस सेल में हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, जब कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और कैथोड और एनोड पे कोई मटेरियल डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इस घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। तो एलिमेंट को हम उसको एलिमेंटल फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हमको पढ़ना होगा लॉज ऑफ फैराडे। तो हमको यहाँ पर दो लॉज पढ़ना होगा फैराडे का, दो नियम है फैराडे का, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। और तीसरा जो पार्ट है, तो हमारा तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कोलरस लॉ पढ़ेंगे। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब ही जैसे बैटरी पढ़ेंगे, एक दो सेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है। तो बस वो छोटा सा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम समझना होगा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा रिडॉक्स रिएक्शन पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने से पहले हम जान लेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो हमारा हेडिंग होगा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम एक कंटेनर लेते हैं सबसे पहले, और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं? कॉपर सल्फेट का, Cu2+ SO4 2-। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या डाल रहे हैं? जिंक मेटल ऐड कर रहे हैं। ऊपर से कौन सा मेटल ऐड कर रहे हैं? जिंक मेटल। तो होगा क्या? तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हम लोग क्लास 10th में पढ़े भी हैं कि अगर जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल ऐड करते हैं लेस रिएक्टिव के साल्ट के साथ, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगा? Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो जिंक यहाँ पर क्या बन गया? Zn2+। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? Cu2+। तो ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा? Cu। तो Cu क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? Cu। और Cu क्या होगा? नीचे जाकर के लाल लाल कलर का जो है प्रेसिपिटेट टाइप का सब्सटेंस जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कंटेनर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। जिंक लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो रिडक्शन है। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? अगर इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? Zn
प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो Zn2 प्लस Cu, यह रिएक्शन होगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हुआ। यहाँ पे सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है, इस रिएक्शन में सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है, रोल जिंक और कॉपर आयन के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है। तो ये आधा आधा रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, हाफ रिएक्शन। तो ऊपर वाला रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका नाम हम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इसको नाम क्या देंगे, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या नाम देंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। तो ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों सेम कंटेनर में हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों सेम कंटेनर में होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन occurs in same container, then it is called direct redox reaction। तो जिंक यहां पर क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, इससे हीट प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज converted into heat energy। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर में होगा, रिडॉक्स रिएक्शन अगर एक ही कंटेनर में होगा तो केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में, यानी केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम हेडिंग देंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों अलग अलग कंटेनर में होता है। तो हम इस बार 2 सेपरेट कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करवाएंगे और दूसरा में रिडक्शन हाफ करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कैसे होगा, तो हम दोनों कंटेनर को एक वायर से जोड़ देंगे। दोनों कंटेनर को किससे जोड़ देंगे, एक मेटालिक वायर से जोड़ देंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या करेगा, रास्ता देगा। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एग्जाम्पल है किसका? एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दो अलग अलग कंटेनर में होता हो, और ये सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और जब वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना तो यहाँ पर वायर में करंट आ जाएगा, वायर में करंट प्रोड्यूस होगा, और वायर में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ तो उससे हम वर्क कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो उससे इलेक्ट्रिकल वर्क हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ए डिवाइस in which oxidation half reaction and reduction half reaction, a device in which oxidation half reaction and reduction half reaction both occurs in different container and it convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। और जो सबसे एक साइंटिस्ट था डैनियल, फ्रेडरिक डैनियल, उन्होंने सबसे पहला एक सेल बनाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस सेल का नाम रखा गया डैनियल सेल। उन्हीं के नाम पे एक सेल बनाया, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे वो फ्रेडरिक डैनियल, और फ्रेडरिक डैनियल के नाम पर डैनियल सेल नाम रखा गया। तो उन्होंने कौन सा सेल बनाया था? उन्होंने जिंक सल्फेट, जिंक और कॉपर का सेल बनाया था। उन्होंने किसका सेल बनाया था? जिंक और कॉपर का। तो उन्होंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डिप किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डिप किया। तो डैनियल सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा था? तो डैनियल सेल में क्या लिया था? डैनियल सेल में जो रिएक्शन हो रहा था जिंक और कॉपर का, जिंक कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्म क्या था? एक्वस फॉर्म। जिंक सॉलिड था, रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट का एक्वस, और कॉपर सॉलिड बन गया। तो एक्चुअली में अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फेट आयन का हम देखे थे कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? सिर्फ जिंक और कॉपर का। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Cu2+ एक्वस। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, आगे समझेंगे कैसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्लास 10 में सिर्फ एक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर इसको हम बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट से पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसी के कारण से जिंक क्या करेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? Zn2+, सॉल्यूशन में जिंक आ जाएगा,
और कॉपर आयन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक्चुअली में कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है ये, तो ये ब्लू कलर का। तो जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे क्या होगा, फेड होते जाएगा, फेड होते जाएगा, लाइट होते जाएगा। तो समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम जिंक और कॉपर का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने जा रहे हैं, और इसको डैनियल सेल भी कहा गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट डैनियल थे, ब्रिटिश केमिस्ट, उन्होंने सबसे पहली बार यही सेल बनाया था, और उस सेल को क्या नाम पड़ा, डैनियल सेल। तो अब हम यहाँ पर डैनियल सेल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो अब हम एक गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं जो कि डैनियल सेल है। इसमें हम लोग जिंक और कॉपर का सेल बनाएंगे, और ये सेल का रिएक्शन है। तो ये जो अभी हम पहले लिखे थे, तो ये सेल का रिएक्शन है। तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 का टॉपिक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे अगर अच्छा कमांड हो तो 11 का रिडॉक्स रिएक्शन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलिए अब हम एक सेल बनाते हैं। तो हम सेल बना रहे हैं, तो हम एक 2 कंटेनर लेंगे। तो ये कंटेनर लिया एक, तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया और एक दूसरा कंटेनर। तो यहाँ हमने 2 कंटेनर लिया है। एक कंटेनर में हम एक रॉड ले रहे हैं, और ये रॉड किसका है, जिंक का है। तो इसका नाम क्या होगा, जिंक रोड। क्या नाम लिए इसका, जिंक रोड। और यहाँ दूसरा रॉड ले रहे हैं, और ये जो रॉड होगा वो किसका रॉड होगा, कॉपर का रॉड होगा। इस सॉल्यूशन में हम क्या रॉड लिए, कॉपर का रॉड लिए। तो एक में जिंक का रॉड है और दूसरे में कॉपर का रॉड है। तो जिंक रॉड को किस सॉल्यूशन में डिप किए हैं हम, तो जिसका मेटल लीजिएगा, जिंक मेटल, तो जिंक मेटल का साल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन किसका लिए हैं, जिंक सल्फेट का। तो जो मेटल लीजिएगा उसी का साल्ट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। कॉपर लिए हैं तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो कॉपर रोड को डिप किस में किए हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किए हैं। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक वायर से। और वायर के बीच में हम क्या लगा दिए, एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर। क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। तो हर मेटल का एक टेंडेंसी होता है, जब उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जब मेटल को उसके साल्ट वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे ना, तो मेटल या तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या तो मेटल आयन रिड्यूस होना चाहेगा। तो जैसे हम इस जिंक वाले रॉड को डुबाएं साल्ट सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बन जाएगा, Zn2+। इसी तरह एक और जिंक लॉस करेगा, फिर Zn2+ बन जाएगा। फिर इधर से भी एक जिंक लॉस करेगा, Zn2+ बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में क्या फॉर्म होते जाएगा, Zn2+। और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आते जाएगा, रॉड में। बात समझ में आ रहा है। तो जिंक रॉड को जैसे ही साल्ट सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, और जिंक आयन जो है
वो सॉल्यूशन में आकर के गिरते जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या फ्लो कैसे होगा, तो देखो जिंक में इलेक्ट्रॉन है ना, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो Zn2+ बन जाएगा। तो मतलब जो जिंक के अंदर का वही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, जिंक में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यही रह गया। जिंक आयन है, आयन तो सॉल्यूशन में चला गया। तो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। अब अगर हम रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबाएं तो क्या होगा कि कॉपर आयन जो है ना, सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर आयन है वो क्या होगा, यहाँ पर जमा होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, सारा में कॉपर आयन डिपॉजिट होगा। तो डिपॉजिट होगा कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉरी ये रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर कॉपर आयन जाने लगेगा तो सल्फेट आयन का संख्या बढ़ने लगेगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये रॉड जो हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये वाला रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ है ना, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और रॉड में नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है, 2 अपोजिट चार्ज डेवलप को कहेंगे हम चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डेवलप हो गया है, पोटेंशियल। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन हुआ है, सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया है और रॉड पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो गया है। तो होता क्या है, जब जैसे ही हम इस कंटेनर को, इसको हम क्या किए, एक वायर से कनेक्ट कर दिए, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया, और जिंक जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाना चालू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना चालू कर देगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चालू कर देगा। और यहाँ पर जो बताएगा वो क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा। और जो इसका जो वोल्टेज है वो पता है कितना वोल्टेज है, 1.1 वोल्ट। तो ये डैनियल सेल का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो ये रॉड नेगेटिव हो गया था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था जिंक, और ये रॉड कॉपर आयन जाकर के चिपक रहा था रॉड के साथ, तो ये रॉड क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिंक वाले रॉड में, और इसमें क्या हो रहा है, कॉपर वाले केस में रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बन रहा है, और Cu2+ क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहा है, कॉपर आयन रॉड से चिपक गया था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर बन के इस रॉड में जमा हो जा रहा है। तो धीरे धीरे आपको क्या पता चलेगा, तो धीरे धीरे ये रॉड क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और धीरे धीरे ये रॉड कॉपर आयन जाके चिपक रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पर जिंक हो रहा है Zn से Zn2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो धीरे धीरे कॉपर का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कॉपर का वेट क्या होगा,
तो इतना वेट क्या हो गया, कॉपर का बढ़ गया। तो रिएक्शन से पहले क्या था, तो रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन, तो मान लेते हैं जिंक का वेट क्या था, जिंक रॉड का जो वेट था वो 10 ग्राम था मान लेते हैं, और कॉपर का जो रॉड है उसका भी क्या मान लेते हैं, उसका वेट 10 ग्राम मान लेते हैं। जिंक आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या था 1 m, और कॉपर आयन का भी सॉल्यूशन इसमें कितना था 1 m। अब रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन से पहले का ये सिचुएशन था, दोनों का वेट और दोनों का कंसंट्रेशन आयन का। अब रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो चुका, तो रिएक्शन होने के बाद का क्या कंडीशन आपको दिखेगा, तो जिंक का वेट क्या होगा, तो जिंक धीरे धीरे गल रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो जिंक का जो वेट है वो क्या होगा, घट जाएगा, मान लेते हैं 8 ग्राम हो गया, घट गया कि नहीं। कॉपर का क्या होगा, वेट बढ़ गया, तो जो 2 ग्राम घट गया है यहाँ पर बढ़ जाएगा, कॉपर का वेट 12 ग्राम हो गया। समझ रहे हैं कि किस तरह से घट रहा है और बढ़ रहा है। जिंक का कंसंट्रेशन क्या होगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, इस हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो Zn इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या बन रहा है Zn2+, और Zn2+ कहाँ गिर रहा है, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिंक आयन बन रहा है ना जी, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Zn2+ सॉल्यूशन में आके गिर रहा है, तो जिंक का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन 1.5 होगा, ऐसा मान लीजिए, बढ़ गया। और कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, कॉपर आयन तो रॉड से चिपक रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो जो कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, घट जाएगा, 0.5 m हो जाएगा। तो इस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो पूरा सेल बना, और इस सेल से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कॉपर से जिंक के तरफ। तो इस करंट से या इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ भी हम काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के द्वारा। तो अच्छा ये बताइए, तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, इस सेल का एक हिस्सा ये पार्ट है और दूसरा हिस्सा ये पार्ट है, तो ये आधा पार्ट है। तो इस सेल को क्या कह सकते हैं, हाफ सेल, क्या कह सकते हैं, हाफ सेल। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसका बना है, जिंक का, तो इसको क्या कहेंगे, जिंक हाफ सेल। क्या कहेंगे, जिंक हाफ सेल या जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक हाफ सेल कहिए, या आप क्या कहिए, जिंक इलेक्ट्रोड कहिए, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड कहिए चाहे जिंक हाफ सेल कहिए। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, जिंक रोड हमारा क्या है, एनोड है। और ये जो रॉड है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जमा हो गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड हमारा कैसा नेचर का है, नेगेटिव नेचर का, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। तो ये किसका बना है, कॉपर का, तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर हाफ सेल। या इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर हाफ सेल को इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, या इसे हम क्या कहेंगे, कॉपर
इलेक्ट्रोड, और अगर इसको एनोड कहें तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कैथोड। तो जिसमें रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहेंगे। और इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो है हमारा क्या है, कैथोड है, और कैथोड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आगे कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देने जा रहे हैं कि आखिर भूल भी तो सकता है आदमी कि जिंक जो ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे तो एनोड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देने जा रहे हैं आपको। वो ट्रिक अगर याद रखिएगा तो वो आप हमेशा कभी भूलिएगा कि नहीं, कभी नहीं भूलिएगा कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो वो आपको एक वर्ड याद रखना होगा, और वो वर्ड कौन सा है, लोन। लोन वर्ड अगर आप याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलेगा कि ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में कि कैथोड में, पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है। तो यहाँ लोन में एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, और एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो लेफ्ट में जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा, और एनोड क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। एनोड क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। उसी तरह जो राइट में होगा उसमें रिडक्शन होगा और वो कैथोड होगा, और कैथोड कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, ये रिएक्शन होते रहेगा थोड़े समय तक, और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये रिएक्शन स्लो होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगा इलेक्ट्रॉन का। कारण है कि सॉल्यूशन में जिंक आयन गिरते जाएगा, जिंक आयन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सॉल्यूशन पूरा, और यहाँ पर कॉपर आयन डिपोजिट हो रहा है तो ये सॉल्यूशन पूरा नेगेटिव होते जा रहा है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। तो सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। जब अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको पकड़ के रखेगा। और उसी तरह जब नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, और एक समय क्या होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा, और हम उस समय कहेंगे सेल हमारा काम करना बंद कर दिया, सेल इक्विलिब्रियम में चला गया। जब सेल में रिएक्शन नहीं होगा तो क्या हम कहेंगे, सेल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो इस हम चाहते हैं कि हमारा सेल ज़्यादा लंबा समय तक चले, रिएक्शन ज़्यादा देर तक हो, तो उसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे डालेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, एक छोटा सा ट्यूब लेंगे, टेस्ट यू ट्यूब। तो उस ट्यूब का नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है, साल्ट ब्रिज। ब्रिज इसलिए है क्योंकि वो दो हाफ सेल को कनेक्ट करेगा और उसमें साल्ट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इसलिए उसका नाम क्या कहेगा, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, एक यू ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो हम यहाँ एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब ले रहे हैं जिसमें क्या डाला गया है, जेल डाला गया है। किसका, जेल ऑफ KCl। एक इलेक्ट्रोलाइट है KCl, जेल या पेस्ट फॉर्म हम उसमें डालेंगे। तो ये काम क्या करेगा, जेल फॉर्म क्यों लेते हैं हम, लिक्विड फॉर्म क्यों नहीं लेते हैं, तो इन्वर्टेड है, अगर लिक्विड लेंगे तो ये गिर जाएगा तुरंत। जेल लेने का मतलब वो धीरे धीरे गिरेगा, जल्दी तो तुरंत नहीं गिरेगा। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा तो ये क्या होगा, ये जेल जो KCl का है यहाँ से ये क्या भेजेगा, Cl-। तो जैसे Cl- को भेजेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा, और Cu2+ गायब होगा, SO4 2- बढ़ जाएगा।
तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ से ये क्या किसको भेजेगा, K प्लस को। तो सॉल्यूशन नेगेटिव जो हो रहा था वो पॉजिटिव आने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जनरली साल्ट ब्रिज का यूज क्यों कर रहे हैं, तो साल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए और रिएक्शन को ज़्यादा देर खींचने के लिए, ज़्यादा देर तक रिएक्शन हो, सेल ज़्यादा लंबा समय तक चले, इसलिए हम साल्ट ब्रिज कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज में जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज में तो साल्ट ब्रिज जो लिए हैं, तो साल्ट ब्रिज में क्या लेते हैं हम लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो जाने पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आयन जो है रिएक्शन नहीं करते हो। तो जैसे यहाँ पर Cl आया ना, तो Cl माइनस जिंक से रिएक्शन नहीं करेगा, उसी तरह K प्लस सल्फेट आयन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयंस सॉल्यूशन में जाने के बाद रिएक्शन ना करें, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो साल्ट ब्रिज में हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। किस फॉर्म में लेते हैं, पेस्ट या जेल के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, पेस्ट और जेल के फॉर्म में लेते हैं। तो पेस्ट और जेल के फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि वो फ्लो होकर के गिरेगा नहीं एक बेगे, तुरंत नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके वो सॉल्यूशन में जाएगा और न्यूट्रलाइज करेगा दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन को। और इसको पेस्ट बनाते कैसे हैं, तो एक अगर एक तरह का सब्सटेंस होता है, KCl को मिला करके उसमें हम पेस्ट बनाते हैं। और जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, KCl, KNO3, एमोनियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जो हम साल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। और इसमें वैसा ही साल्ट लेते हैं, वैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। K प्लस और Cl माइनस दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो कैटायन और एनायन का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। दोनों एकदम सही समय पर क्या हो, सॉल्यूशन में पहुंच करके तुरंत न्यूट्रलाइज कर दे। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है, तो साल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन है कि साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट कीप्स द सॉल्यूशन न्यूट्रल प्रेजेंट इन बोथ हाफ सेल। तो दोनों हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। जिंक आयन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, Cl माइनस को भेज करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। Zn2 प्लस Cl माइनस के द्वारा न्यूट्रलाइज होगा और Cu2 प्लस गायब हो रहा है और सल्फेट आयन बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की कमी को कौन दूर कर रहा है, सॉल्यूशन नेगेटिव होते जा रहा था ये, तो K प्लस भेजेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा सा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रलाइज कर देगा K प्लस आकर के। तो पहला काम तो क्या है, इट कीप्स द सॉल्यूशन न्यूट्रल प्रेजेंट इन बोथ हाफ सेल। तो दोनों हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रल करेगा। दूसरा, इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है एंड अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। इट कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ये
मदद करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद कर रहा है। अगर साल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जा रहा था, जैसे लिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से चालू हो गया। और इसका तीसरा फंक्शन है इट रिड्यूसेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड पोटेंशियल जो है उसको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। ये लिक्विड पोटेंशियल क्या है? एक्चुअली में जो हम सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, वो जनरली 2 कंटेनर में नहीं, बस एक ही कंटेनर लेते हैं, उसमें एक पार्टीशन कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, हम एक पार्टीशन कर देते हैं। जैसे एक हम कंटेनर लिए, आपको हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर का 2 हिस्सा कर दिए। एक में क्या डाल दिए, जिंक डाल दिए, और एक में क्या डाल दिए, कॉपर डाल दिए। बस ये तो दिखाएं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जाएगा, और ये वाला सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा। जिंक वाला पॉजिटिव होते जाएगा और कॉपर वाला सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होते जाएगा और नेगेटिव, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और ये पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा। तो साल्ट ब्रिज, जैसे हम इसमें साल्ट ब्रिज लगा दिए, तो साल्ट ब्रिज क्या करेगा, तो साल्ट ब्रिज आयन भेज करके इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और इसका जो पोटेंशियल को वो क्या करेगा, कम करेगा। तो जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन मतलब जंक्शन समझ रहे हैं, जहाँ 2 चार्ज मिल रहा है, ये जंक्शन है। तो इस जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, इसको क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। कौन, साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को कम करेगा। तो इट रिड्यूसेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये था साल्ट ब्रिज। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थोड़ा मोड़ा हम कंसेप्ट ले लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।